जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है वो लग चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली नोटिफिकेशन है वो आ चुका है यूपीएससी का। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दी है। तो आप टेलीग्राम पर मतलब मयूर मोगरे जो है वो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, और वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो बाकी पीडीएफ मिलती है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जिनका भी हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं। जो फेलियर है उससे सीख कर आगे सक्सेस मिले, यही हमारा जीवन होता है। और इसीलिए जितने भी एस्पिरेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना जी जान सब कुछ लगा दो, दोबारा मौका मिलेगा। दोबारा जो लिस्ट है उसमें आने का चांस आपके पास रहेगा। तो इसीलिए जिनका नहीं हुआ है अपना दिल छोटा मत करो, आगे और भी मुकाम है जो आपको हासिल करने हैं। सोचो कि किसी और को आपसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसका जो नाम है वो इस लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा। बाकी जिनका हुआ है, अभी एक भी मिनट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट एम नहीं है। हमें यहाँ पर पूरी जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। इसीलिए अपने जी जान लगा दो, मेंस के लिए प्रिपेयर करो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस करो। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो भी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं। और बाकी जो प्रीलिम्स की अब दोबारा एग्ज़ाम देंगे उनको भी अगर पर्सनल गाइडेंस, देखिए यूपीएससी जो है उसने बता दिया है कि भाई पर्सनल गाइडेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है ना। अभी ऐसा नहीं है कि आप किताबें पढ़ के आप पास हो जाओगे, ऐसा अभी नहीं है। अभी आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो पर्सनल गाइडेंस है उसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो जल्दी ही लॉन्च हो रही है, और इसी के चलते यहाँ पर आप ये जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस जो है वहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे न्यूज़पेपर पर। तो दोस्तों टेलीग्राम पर मैंने ये शेयर किया हूँ, और रोज़ ही मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी दिन की। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक सब कुछ यही न्यूज़ देखने को मिल रही है जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। जैसे कुकीज़ टू बॉयकॉट पीस पैनल, तो यहाँ पर मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट हमने कवर किया हुआ है। देन उसका साइक्लोन बीपर जो है अगेन न्यूज़ में है। साइक्लोन उसके नाम कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने कवर किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हमने कवर की हुई है। आज जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है एम्पलीफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। ये एक एडिटोरियल है, और ये आज हम कवर करने वाले हैं। गवर्नर जो है उसके पास इनडेफिनिट पावर नहीं है बिल्स को होल्ड करने की, तो ये भी एडिटोरियल है, ये भी आज हम कवर करेंगे। नियोलिथिक एरा जो सिल्ट है ये फाउंड हुआ है तमिलनाडु, मतलब समझ लीजिए एक स्वॉर्ड जैसा फाउंड हुआ है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर नियोलिथिक एज क्या है, कौन कौन से वेपन्स यूज़ होते थे, नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है, ये आपको पता रहना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स। तो पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसके साथ आप पूरे लेक्चर जो है आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देन उसके यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है। देन इन डिफेंस ऑफ अनाइंग फ्रूट फ्लाइज, तो फ्रूट फ्लाइज के बारे में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्क्विरल के बारे में पूछ लिया था, फ्रूट फ्लाइज के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के पेपर में इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हमारे पीडीएफ पर। ओके सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गवर्नर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर गवर्नर जो है, ये गवर्नर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। इसमें बोला जा रहा है गवर्नर जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में मतलब साल भर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा है कि जो बिल आता है गवर्नर के पास एसेंट के लिए, तो गवर्नर कितने दिनों तक उसको होल्ड कर सकता है, क्या इंडेफिनिट टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसमें गवर्नर क्या है, पोस्ट क्या मतलब क्या पावर्स है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है, ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है गवर्नर की, वो भी यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर गवर्नर अगर आप देखोगे तो रोल पावर डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर ऑफिस मल्टीपल स्टेट में यहाँ पर काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल लीगल डिबेट जो है वो चल रही है ना। अब यहाँ पर पोस्ट जो है गवर्नर की वो आई कैसे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखने को मिली थी। तो सिंस 1858 हम ब्रिटिशर्स के काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा।
प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो यहाँ पर एजेंट रहते थे क्राउन के, ठीक है, वो यहाँ पर एजेंट रहते थे। देन 1935 एक्ट आता है जहाँ पर गवर्नर जो है वो अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर की तरह काम करेगा। जैसे अभी हमें देखने को मिलता है ना कि गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी तरीके से 1935 एक्ट के तहत हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। अपॉन इंडिपेंडेंस यहाँ पर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1947 की, उसने अडॉप्ट किया 1935 एक्ट, जहाँ पर गवर्नर जो है उसकी पोस्ट रिटेन की गई और इन हिज डिस्क्रिशन, एक्टिंग इन हिज डिस्क्रिशन, एक्सरसाइजिंग हिज इंडिविजुअल जजमेंट, ये सारे ओमिट कर दिए गए। मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो ऐसी कोई नहीं है कि वो अपने मुताबिक काम कर सके और ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू ना हो। बेसिकली यहाँ पर गवर्नर जो है उसको एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ेगा, किसके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। लेकिन यहाँ पर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो दी गई है, जैसे कि बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास रोकना है ना, तो कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट के पास अगर हम देखें तो हमारा राष्ट्रपति के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती है। तो MM अकेडमी ऐप पर आपने अगर जो ये गवर्नर का जो चैप्टर है वो अगर देखा है तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। अब डिबेट भी काफ़ी ज़्यादा चली थी। अब कभी कभार आता है कि भाई ये जो वर्ड है ये किसने डिनोट किया था गवर्नर के लिए, या फिर ये सेंटेंस किसने बोला था गवर्नर के लिए। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। जो BR अम्बेडकर है उन्होंने यहाँ पर ऑर्नामेंटल बोला था गवर्नर की पोजीशन को, ठीक है। देन उसके साथ यहाँ पर विश्वनाथ दास जो है उन्होंने बोला था नथिंग बट अ साइफर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब पावर अगर हम देखते हैं गवर्नर की तो आर्टिकल 200, 201 ये दो आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आर्टिकल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि नो एक्सप्रेस टाइम लिमिट। यहाँ पर समझ लीजिए कि जो बिल है, ठीक है, बिल यहाँ पर समझ लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में आया। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा एसेंट बनने के लिए। फिर उसके बाद वो अगर एसेंट दे देते हैं तो वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नर जो है जब उनके पास बिल आ रहा है तो कितने देर तक वो अपने पास रख सकते हैं, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। समझ लीजिए सेंटर में BJP की गवर्नमेंट है, राज्य में समझ लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो अब यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो किसका है, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, लेकिन जो गवर्नर है वो किसके हैं, वो BJP के हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल जो है उसमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो कितने देर तक, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट दिया हुआ है क्या, जी नहीं, ऐसा कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है, जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू हमें कुछ पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल मतलब क्या है, यहाँ पर कोई बोला गया है कि 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, जी नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि शमशेर सिंह, यहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर जो गवर्नर है एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसिल, कि भाई कितने देर तक उसको रखना है वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। गवर्नर की पावर जो है रिजर्व करने की बिल टू दी प्रेसिडेंट कंसिडरेशन डिस्क्रिशनरी पावर है ना। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो आते हैं जहां पर गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट एक्ट होना पड़ता है वो भी डिस्क्रिशन में आता है। मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है या नहीं वो कौन तय करेगा, खुद गवर्नर जो है वही तय करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें नाबाब रेबिया केस जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर कोर्ट ने बोला था कि एज फार एज आर्टिकल 200 इज कंसर्न, गवर्नर एक्सरसाइजेस डिस्क्रिशन ओनली विथ रिगार्ड टू वेदर बिल और टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉट। मतलब यहाँ पर जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो अपने डिस्क्रिशन पर, अपने मन मुताबिक कब काम कर सकता है, सिर्फ अगर उसको ये लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए उसके लिए। बाकी जो टाइम लिमिट है भाई साहब उसके लिए अपने डिस्क्रिशन में नहीं कर सकता है कि मैं अभी खाना खाऊंगा, अभी लंच ब्रेक चल रहा है, मेरा लंच ब्रेक 10 दिन के लिए है, 10 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल मतलब उसको जल्द से जल्द जो है वो बिल वहाँ पर एसेंट उसको देना पड़ेगा या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा है कि गवर्नर ने अगर बिल रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा अगर उसको पास कर दिया तो गवर्नर को उसको एसेंट देना ही पड़ता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कोर्ट है उसने यही बोला था कि जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर कर सकता है अगर इस सिनारियो में जो गवर्नर है अपने पास ज़बरदस्ती का बिल जो है वो रखते हैं। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑथर के द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है, गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रिशन ओवर इनडेफिनेटली विथ होल्डिंग द एसेंट टू द बिल, ठीक है। उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो अपना बिल विथ होल्ड कर सके। बिल अगर प्रेजेंट होता है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा रिकमेंडेशन के लिए या एसेंट देनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल,
ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिख भी सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है क्या, जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और ज़्यादा चांसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ही डालने का ये यूपीएससी में आएगा, तो क्योंकि इस पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, इससे यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि भाई मैंने कुछ बोला नहीं है इस बारे में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एमएम अकेडमी ऐप जो है पॉलिटिकल लेक्चर्स आप ले सकते हो, पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जो भी गवर्नर का जो भी है पूरा का पूरा आपको वहाँ से रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए देन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है एथेनॉल ब्लेंडिंग और दूसरा हमें देखने को मिलता है जो फ्रूट फ्लाइज है उनके बारे में। ठीक है, तो अब एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है और काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो इसलिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, भारगर एथेनॉल रिफाइनरी जो है वो यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ को बूस्ट करेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो यहाँ पर करनी है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, एथेनॉल बेसिकली क्या है, वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल है। ठीक है, बायोफ्यूल है जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा, जो शुगर है उसको यहाँ पर फर्मेंट किया जाता है और जिसके थ्रू यहाँ पर बायोफ्यूल बनाया जाता है। एंड देन इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने में। तो पेट्रोल के साथ जब हम ब्लेंड करेंगे तो फ्यूल जो कंजम्पशन है वो कम होगा, प्लस पेट्रोल अगर हम प्योरली यूज़ करते हैं तो उससे जो इमिशन हो रहा है उससे कम इमिशन इसके ब्लेंडिंग की वजह से हमें देखने को मिला। ब्लेंडिंग मतलब बेसिकली क्या है, एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स कर देना। ठीक है, ये हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करके जो फ्यूल यूज़ हो रहा है गाड़ी में उससे कम धुआं निकले, कम धुआं मतलब कम हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, यहाँ पर जो कंट्री का डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर उसको कम करना है ना। कार्बन जो इमिशन है उसको कम करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि इमिशन कम हो जाएगा। फार्मर्स की इनकम जो है वो बूस्ट हो जाएगी क्योंकि एथेनॉल बेसिकली शुगर्स के थ्रू, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये अचीव करने की कोशिश करेंगे ब्लेंडिंग टारगेट, है ना। तो ब्लेंडिंग टारगेट जो है वो यहाँ पर एडवांस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में यहाँ पर 2025 फ्रॉम 2030 कर दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि डिपेंडेंसी जो है पेट्रोलियम पर वो रिड्यूस हो जाएगी, जो यहाँ पर पैसा है वो बचेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे तो प्राइजेस कम हो जाएगी, ऑयल जो है उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो अपने आप हमारा जो मनी है वो बाहर नहीं जाएगा, लेस पोल्यूटिंग रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इश्यूज़ क्या क्या है, नेशनल पॉलिसी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फूड बेस्ड फूड स्टॉक जो है उस पर यहाँ पर फोकस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें सरप्लस की ज़रूरत है, मतलब सब कुछ क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए चलो बस सब पैसा उसमें जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर खाने के लिए जो है वो वांदे हो जाएंगे, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हंगर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई पैसा खाना ही नहीं मिलेगा, लोगों को पूरा जा रहा है ब्लेंडिंग के चक्कर में, लेकिन खाने को नहीं मिल रहा है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। देन कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बायोफ्यूल, फूड क्रॉप्स, ये सब पे अफेक्ट करेगी। देन उसके बाद यहाँ पर इफ़िशियंसी, जो फॉसिल फ्यूल मोर एनर्जी है ना बायोफ्यूल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, एथेनॉल जो है वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कि रैदर देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारा जो अनाज है जो हम खा सकते थे उसको ले रहे हैं, उससे जो वेस्ट है उससे यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो किया जाना चाहिए। वाटर क्राइसिस, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर जो फार्मर्स है वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ ना जाए, ये भी हमें अश्योर करना पड़ेगा, नहीं तो वही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये सारी प्रॉब्लम, और एक आर्टिकल पढ़ो और एक जो एग्जाम के लिए तैयार करो वो सब आ जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन जो उसको प्रायोरिटाइज यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एथेनॉल ईयर जो है फ्रॉम नवंबर टू अक्टूबर फॉर 2024 तक यहाँ पर किया हुआ है, फ्रॉम दिसंबर टू नवंबर टिल नाउ। ठीक है, तो दिसंबर टू नवंबर से नवंबर टू अक्टूबर यहाँ पर किया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, एंड दूसरा यहाँ पर क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो मैंने अभी आपको बताया, यही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रूट फ्लाइज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो फ्रूट फ्लाई देखो यहाँ पर, जैसे स्क्विरल के बारे में थोड़ा बहुत आया था, तो यहाँ पर पता रहना चाहिए, बेसिकली पूरे आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो फ्रूट फ्लाइज है ये बहुत ज़्यादा ढांचा जो है ये सिमिलर है ह्यूमंस से। ठीक है, तो क्या फ्रूट फ्लाइज को हम ह्यूमंस पे जो भी हमको चेंजेस या करने हैं तो फ्रूट फ्लाइज को कर सकते हैं, जी नहीं, ऐसा मना कर दिया गया है। तो इसलिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। फ्रूट फ्लाइज और मॉस्किटो जो है बहुत यहाँ पर डिप्टेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर 2 विंग्स जिनके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर किसने फर्स्ट मेंशन किया था, जर्मन था वो, जिसने मैगन, इसने किया था 1830 में। ठीक है, ये डिराइव होता है ग्रीक वर्ड ड्रोसस, मतलब होता है डीव लविंग।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो दी गई है कि भाई जीनोम इज एंटायरली सीक्वेंस्ड एंड देयर इज़ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहती है बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो इन पर रिसर्च जो है वो अक्सर होती रहती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम जो है ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है। ये एक नेटवर्क है इंस्टीट्यूशन का जो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए डिवोट किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पर 2013 में प्रोफेसर CNR राव जो है वो थर्ड साइंटिस्ट बने CV रमन एंड APJ अब्दुल कलाम के बाद, जिनको भारत रत्न मिला। 7 सर्च इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किए गए भोपाल, कोलकाता, यहाँ पर मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड यहाँ पर बरहमपुर, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर जो ड्रोसोफिलिया रिसर्च होती है इंडिया में उससे रिलेटेड, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। देन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, ठीक है, उनके लिए हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो क्रिएट करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात जो है बेसिकली की जा रही है, ठीक है। तो एडोलेसेंट गर्ल्स यहाँ पर चाइल्ड नहीं होते हैं, थोड़े जो है मतलब समझ लीजिए टीनेज जो है एकदम आसान शब्दों में अगर हमें समझना है तो उनको यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसी वजह से वो आगे जो है वो बढ़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, फुल पोटेंशियल अगर हमें इंडिया के फ्यूचर का चाहिए तो हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है एडोलेसेंट गर्ल की उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एडोलेसेंट हेल्थ जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है विमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का हमारे इंडिया में, कि एडोलेसेंट गर्ल्स जो है उनकी कैसी हालत है, उनका हेल्थ कैसा है, उससे हमें पता चलता है कि वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में कैसा रहेगा। और इसको जब बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है, एडोलेसेंट गर्ल्स पर्टिकुलरली काफ़ी वल्नरेबल होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के और एनीमिया के। क्यों, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, यहाँ पर जो पीरियड्स है वो आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड लॉस है काफ़ी ज़्यादा होता है, एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर खाना अच्छे से नहीं खाए तो, या न्यूट्रिशियस नहीं खाए तो। फाइंडिंग्स जो है वो भी हमें देखने को मिली है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की, जिसने कंफर्म किया है कि स्ट्रैगरिंग 59.1% एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो एनीमिक फाउंड किए गए हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा यहाँ पर एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट है यहाँ पर, नंबर जो है काफ़ी घबराते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर घबराना चाहिए नंबर्स देख के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि एक फैक्टर हो गया और हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। इसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आती है, कल्चरल नॉर्म्स भी आते हैं, जेंडर न्यूट्रल एनवायरमेंट भी हमें देखने को मिलता है, जो कि सारी ही चीज़ें न्यूट्रिशन अपटेक को रोकती है एडोलेसेंट गर्ल्स के, ठीक है। अब इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से इनसफिशिएंट डाइट एंड पुअरली बैलेंस्ड डाइट अगर हम देखते हैं, इसके वजह से इम्पेयरमेंट हो सकती है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर हैम्पर हो सकते हैं। इसके वजह से एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर हैम्पर हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट की बोलिए, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बोलिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हैम्पर हो सकती है। अंडर नरिश्ड एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो हायर रिस्क पर होते हैं क्रॉनिक डिसीजेस के। तो यहाँ पर समझ लीजिए प्रेगनेंसी हो जाए, हेल्थ फैक्टर हो जाए, इन सभी में कॉम्प्लिकेशंस जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब देखिए ये जो फैक्टर्स है इससे क्या क्या हो रहा है, एक तो एजुकेशन में सही नहीं हो पाएगा, हेल्थ में सही नहीं हो पाएगा, देन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सही नहीं हो पाएगा, पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं हो पाएगी, काम जो है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो वे फॉरवर्ड अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमने गुड न्यूट्रिशन जो है वो तो देना ही चाहिए, है ना। जो पीछे रह गए हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का, जैसे कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, है ना, अम्ब्रेला ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम, होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण 2, ये सभी को एक साथ लाना चाहिए। एडोलेसेंट ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनको भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर अवेयरनेस के साथ, एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए सही तरीके से, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टारगेटेड एंड रीजनली कंसेप्चुअलाइज कॉन्टेक्चुअलाइज सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन एफर्ट्स लाने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हम उनको बता सके कि भाई न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है एडोलेसेंट गर्ल्स में, तो इसलिए वो प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है, गुड प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, क्रूशियल स्टेप है ये सारी प्रोसेस में। तो ये हमारा पूरा मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो बन गया है, इसका आंसर जो है वो भी हमने अच्छा खासा तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। बाकी वीडियोस पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिए, और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आज मैं सारी 1 से लेकर तो यहाँ पर आज जो 12 तारीख है पूरी की पूरी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।